बीजेपी आरएसएस से कभी भी कोई हमारा इतिहाद नहीं हो सकता है। आज तो हम आखिरी जमाने में हैं। किसी ने सच कहा है ना कि किसने बुलडोजर किसने रोके? एक सेकंड, किसी ने सच कहा है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब आसमानों से अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। कहा जाता है कफन पहना के दफन किया है 370 को। इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर बात करें 370 की, 370 कुछ लोगों ने बोला है हाँ जी, कुछ पार्टीज ने कहा है हाँ जी हम रेस्टोर करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं जी कफन पहना के दफन कर दिया है। क्या किस तरीके से इसको देखते हैं? लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें स्टेटहुड वापस आएगा और 370 की मनसूखी हो चुकी है, कैसे वापस आएगा? एक जगह बुलडोजर रुके, एक जगह मुजफ्फर शाह साहब ने रोका निडोस के पास, दूसरी जगह माजू नगर में रोका, वो इसी नौजवानों की पार्टी ने रोका, हमने खुद रोका। हम भूल क्यों जाते हैं इस बात को? विद हैंड ऑन योर हार्ट, मैं कश्मीर की आवाम से पूछता हूँ, फारूक साहब 5 बारी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर उनके पास सही में कश्मीर का कोई रोड मैप होता, वो आज तक नहीं देखा होता। इस वक्त हम मौजूद है शीबान अशाई के पास। जी नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल शीबान अशाई जे के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है और छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं। और आप ही वो लोग हैं जो इनको जिताते हैं, आप ही वो लोग हैं, आप ही वो यूथ है जो अपना वोट देकर अपना फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शीबान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, जो कि आपको आज कैंपेनिंग के लिए जाना था और हमने आपको रोक लिया बीच में ही। सबसे पहले आपका मंशूर जानने की कोशिश करेंगे, क्या मंशूर है आपका? जी, हमारा मंशूर जो है, जब पार्टी बनी विद इन अ वीक अगस्त 2022 में वो मंजर आम पे आया। ये अकेली एक ऐसी पार्टी मैं आपको कहूंगा जम्मू कश्मीर में है जिसकी वज़ाक़ता में कोई मुनाफिकत नहीं है। जो बात हमने आज से 4-5 साल पहले बोली, या जब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया आज से 7-8 साल पहले, जो मेरा नारा उस वक्त था वही नारा आज भी है। पहले पॉइंट में ये मेरे मंशूर में लिखा हुआ है कि देयर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द कश्मीर इशू एंड द रेजोल्यूशन एंड वी विल इंश्योर, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी की जद्दोजहद चाहे पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए, कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इज पैरामाउंट फॉर अस। क्योंकि 2 लाख नौजवान हमारे जो है वो कब्रिस्तानों की नजर हो गए हैं इस इशू के लिए। शेख साहब हों, हमारे बुजुर्ग हों, शेख साहब 22 साल जेल में थे, गुलाम मोहम्मद शाह साहब 17 साल जेल में थे, हिसामुद्दीन बांडे साहब 10 साल जेल में थे, शेख जबार साहब 15 साल जेल में थे। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान के नजराने, अपनी जिंदगियों के कीमती साल दिए हैं इस इशू के लिए। और इंशाल्लाह ये मेरी मुसलसल कोशिश होगी। ये कोई इलेक्टोरल प्रॉमिस नहीं है, ये कोई वोट के लिए प्रॉमिस नहीं है। 2022 में मेरी पॉलिटिकल पार्टी बनी, पहले नुक्ते में बिना किसी मुनाफिकत के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी तोल मोल के ये बात दो टोक बोली गई है कि कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन के लिए हमारी जी तोड़ कोशिश रहेगी। और तीसरा पॉइंट जो है, जो इस पार्टी को मुनफरिद बनाता है, ये शायद हिंदुस्तान की वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंशूर में लिखा है कि बीजेपी आरएसएस से कभी भी कोई हमारा इतिहाद नहीं हो सकता है। आप जानते हैं जब से आरएसएस या उससे पहले हिंदू महासभा थी, जनसंघ था, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो नफरत पे मुबन्नी है। वो एक कम्युनिटी की नफरत पे बेस्ड है इनका वोट बैंक। ये हमेशा वैसी सियासत करते रहे पिछले 30-40 साल से। कभी किसी इबादतगाह के पीछे लगना, कभी किसी मसाजिद पर अटैक करना, लाउड स्पीकर्स पे, हिजाब पे, लव जिहाद, घर वापसी, इस तरह की नैरेटिव चलाना। इसके साथ मेरा दिल जो है वो रजामंदी नहीं देता है कि इस तरह की ताकतों से कभी भी हम मिले। इसलिए हमने पहले ही अपने मंशूर में बिना किसी तोल मोल के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी तजब्जुब के, जिस तरह आप कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों में देखते हैं, सबसे बड़ी जो उसमें खराबी है कि दिन के उजाले में वो एक बात बोलते हैं और रात के अंधेरे में बिल्कुल उसके बरक्स करते हैं, ताकि वो ना हो और लोगों का दिल ना टूटे। जो हमारे लोगों की, कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि उनके जो लीडरान हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उनका हौसला पस्त करते हैं, वो उनके दिलों से खेलते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। कम से कम हम उनमें से नहीं है। जो बात हमने पहले दिन बोली वही बात हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। चूंकि आपका जो मंशूर है उसमें आपने 28 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 28 पॉइंट अब लोग तो नहीं, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, आप किसी के हाथ में ऐसे अपना ये मैनिफेस्टो दे दे और वो पढ़ेंगे। वो जस्ट आपसे बात करते हैं और वो ये आप ही के साथ नहीं है, हर किसी के साथ है। आप मैनिफेस्टो हाथ में लेके साइड में रखना, कहीं पे रखना। तो इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो किसी और की पार्टी में नहीं है? जैसे कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, उन्होंने बोला है कि हम जी बेवाओं को 5-5 हज़ार रुपए देंगे, औरतों को 5-5 हज़ार रुपए देंगे। और शायद मैंने आपके मैनिफेस्टो में कहीं पे ये भी पढ़ा था कि आप भी 5-5 हज़ार, आप मत उनकी कॉपी कर रहे हैं, किसी और के मंशूर की कॉपी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आपने जीता, उसके ऑनवर्ड्स आपके घर के दरवाजे मत बंद रहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चुना होगा। आशा जी, पहली सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि लीडरान क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले इनकी एक एक रवैया होता है इनका आवाम के तौर पे, और बाद में इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। आपने मेरा एक इंटरव्यू मेरे ख्याल से 2022-21 में किया होगा,
तब भी हमारे घर के दरवाजे खुले ही थे, हमारे ऑफिस खुले ही थे, और आज भी खुले और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। चाहे हम हारे या जीते, हमारे तबीयत में कोई फर्क नहीं आने वाला है, हमारे दिल में, हमारी नीयत में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। अब दूसरी बात आपने कही कि भाई बहुत सारी पार्टियों के मंशूर में बहुत चीजें लिखी है। आशफा जी, मैं वसूख से आपको कहता हूं, अगस्त 2022 में पॉलिटिकल पार्टी बनी, उस वक्त कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं था। हता कि आज से 2-2.5 महीने पहले हमने पार्लिमानी इलेक्शन लड़े, 13,500 वोट लिए इस नवजात पार्टी ने, जो खाली 1-1.5 साल पुरानी है। यंगस्टर्स की पार्टी है, यहां कोई 40 साल के ऊपर आपको एज में नजर ही नहीं आएगा दूर दूर तक। आप मुझे बताइए, जब मैं इलेक्शन में निकला, हमारी कैंपेन का स्टाइल बिल्कुल अलग था, ये मंशूर उस वक्त भी मेरे हाथ में था। आज सिर्फ इसमें एक तरमीम हुए, तब लोकसभा इलेक्शन पर लिखा था और आज असेंबली इलेक्शन है। पार्टी की वज़ाकदा में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनके बिलीफ सिस्टम में, उनके प्रिंसिपल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आती है। हम उनकी जैसे नहीं है जो हर मौसम में अलग कपड़े बदल लेते हैं, और उनके जैसे नहीं है जो रात में एक पार्टी में होते हैं, सुबह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हमने जो बात पहले दिन बोली, इंशाअल्लाह उसी बात पे हम अटल रहेंगे। अल्लाह हमें राय हक पे कायम और दायम रखे। अब दूसरी बात आपने पूछी कि किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी के मंशूर में ये है। आसफा जी, विद हैंड ऑन योर हार्ट, मैं कश्मीर की आवाम से पूछता हूँ, फारूक साहब 5 बारी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर उनके पास सही में कश्मीर का कोई रोड मैप होता, वो आज तक नहीं देखा होता। ये क्या है बेसिकली, ये मंशूर होता क्या है? ये एक पार्टी के जो दिल में ख्यालात है, पार्टी की जो सोच है, लोगों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट होता है मंशूर। मेरा विजन डॉक्यूमेंट तो मैंने अगस्त 2022 में ही शाया कर लिया, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। यह इलेक्शन से 4-5 दिन पहले नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी ने तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मंशूर मंजर आम पे आया उनका वो इलेक्शन मैनिफेस्टो तो वोट के लिए है, मेरा लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए। अब मिसाल के तौर हमने इसमें चाहे 370 की बात हो, वो की मसले कश्मीर की बात हो, बीजेपी से अलायंस न करने की बात हो, स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात हो, ड्रैकोनियन लॉ जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, उसको हटाने की बात की, हमारे पावर प्रोजेक्ट जो दिल्ली खा के बैठी है एनएचपीसी के, उनको वापस लाने की बात की। हमने इसमें एक बात जो सबसे मुनफरिद है, वो ये है कि भाई आधा कश्मीर आपका कर्जदार हो चुका है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आप मुझे तकमील करने दीजिए। 2008 में एजिटेशन, 2010 में एजिटेशन, 2014 में सैलाब, 2016 में बुरहान की एजिटेशन, 2019 में आपका आर्टिकल का हड़ताल, फिर उसके बाद 20 और 21 में कोविड। पिछले 12-13 साल में कश्मीर 7-8 साल बंद रहा है। तब जो लोग यहाँ का निजाम चला रहे थे, इनको मालूम है हमारे अवाम की हालत क्या है आज। आप ऊपर से देख रहे हैं कि भाई सब कश्मीरी जो है, कश्मीरियों को अल्लाह ने वो रेजिलियंस दी है, वो बर्दाश्त दिया है, वो मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत दी है। इसका मतलब नहीं है हम सब लोग बड़े खुशहाल हैं। आप डाउनटाउन श्रीनगर में जाइए, एक एक घर में 10-10 फैमिलीज रह रही है। उन्हीं का दिल जानता है वो हर दिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी कैसे बसर करते हैं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछ लीजिए पिछले 10 साल में क्या हाल हुआ है आपके बिजनेसेस का, कभी कोई हैंड होल्डिंग नहीं हुई। इसीलिए ये मंशूर मंजर आम पे आए। हमने कहा कि जी भाई, हम बीपीएल फैमिलीज के लिए पहले हम फ्री एजुकेशन रखेंगे टिल यूनिवर्सिटी लेवल। आपको पता है कश्मीर के, स्पेशली श्रीनगर के अर्बन पुअर जिसको बोलते हैं हम, शहरी जो बेचारे कम आमदनी वाले लोग हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कितने बच्चे अपनी तालीम 10वीं जमात 8वीं जमात के बाद आज भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं है। जब उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो कैसे तालीम को तरजीह दे सकते हैं? अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल तक, बीए एमए डिग्री तक उनको फ्री एजुकेशन दे, तो कम से कम उनका बोझ हम कुछ हल्का कर पाएंगे। आसफा जी, इसमें एक और चीज है, बीपीएल लो इनकम फैमिलीज के लिए हमने बताया था, हम माहाना सरफा देंगे 5,000 रुपए का बीपीएल फैमिली को। मिसाल के तौर एक ऐसा घर है जिसमें एक माँ रहती है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड वर्किंग नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बच्चों की अगर फ्री एजुकेशन हो जाएगी तो उनका एक बोझ खत्म हो जाएगा। दूसरा बोझ हम ऐसे खत्म कर सकते हैं, हम माहाना उनको 5,000 रुपए दे, कुछ सस्टेनेंस के लिए राशन और अनाज दे। जिस तरह हमारे एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि 10 kg राइस एंड व्हीट, 5,000 रुपीज मंथली कैश असिस्टेंस, 2 गैस सिलेंडर टू ऑल बीपीएल फैमिलीज। ये अगस्त 2022 में मैं बोल रहा था, ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आप इसको चेक कर। ये जो 2-2 गैस सिलेंडर्स की आप बात करें, एक महीने के लिए है? नहीं, ये हाँ पर मंथ है उनका, कि भाई 2 गैस सिलेंडर हम उनको देंगे, या इंशाल्लाह जब कभी हमारी हुकूमत बने। ये हमने क्यों रोड मैप खींचा? आसफा जी, आपको मालूम होगा जब हमने मंशूर लाया तो बड़े नाकदीन ने हमें कहा पैसा कहां से आएगा। 1,10,000 करोड़ का बजट है आपका एनुअल, 5.5 लाख करोड़ का आपका बजट है 5 साल का। आप खुदा कश्मीर उन लोगों को दे दीजिए जिनकी नीयत यह है कि जो लोग गमजदा हैं, जो झुके हुए लोग हैं, जो परेशानियों से दबे हुए लोग हैं, उनको उठाने की नीयत जिस लीडरशिप में हो, आप एक बार उसका साथ दे दीजिए। ऐसे जुमले लोग दिल्ली में भी कहते थे,
मगर वहां फिर बिजली फ्री हो गई। अगर हम चोरी चकारी रुकाएं, चोर बाजारी रुकाएं, जिस तरह से हमारी लीकिंग बकेट है उसको रोकें, हम इंशाल्लाह लोगों की पूरी तौर से मदद कर सकेंगे। शिवान साहब कहते हैं कि जैसे आपके मंशूर में है आर्टिकल 370 और 35A, कहा जाता है कफन पहना के दफन किया है 370 को। इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर बात करें 370 की, 370 कुछ लोगों ने बोला है हाँ जी, कुछ पार्टीज ने कहा है हाँ जी हम रेस्टोर करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं जी कफन पहना के दफन कर दिया है। क्या किस तरीके से इसको देखते हैं? लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें स्टेटहुड वापस आएगा और 370 की मनसूखी हो चुकी है, कैसे वापस आएगा? देखिए आशफा जी, पहले मैं कुछ मंशूर के पॉइंट्स और मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। इस सवाल का मैंने 12 वक्त जवाब दिया है। आपने मुझे कहा, देखिए हमारा फोकस होता कि अल्लाह करे कि हमारे जैसे लोग कभी भी हुकूमत में हों, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसमें जॉब क्रिएशन में, जॉब्स के लिए हमने मंशूर में लिखा था हम 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। अब आप डीएलएफ साइबर हब चले जाइए गुड़गांव में, आप बॉम्बे की आईटी पार्क देख लीजिए, वहां के इंडस्ट्रियल एस्टेट देख लीजिए, इसी तरह पूना में एक आईटी पार्क है। जब यहाँ हिंदुस्तान में आईटी आया तो सबसे पहले चंद्राबाबू नायडू ने लाया, वो उस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। फिर शरद पवार ने महाराष्ट्र में आईटी पार्क्स बनवाई। उस वक्त फारूक साहब 96 में यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। फारूक साहब के दिल में एक ख्याल नहीं आया कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री कर करके घर में बैठे हुए हम ये कंपनियां यहां लेकर आए। मिसाल के तौर वहां तेलंगाना में एक कंपनी बाहर की लाई गई केटी रामाराव के जरिए, जो उनके आईटी मिनिस्टर थे। एप्पल का शायद कोई कैंपस खुला तेलंगाना में, हैदराबाद में। एक ही साथ एक कंपनी के आने से 20,000 नौकरियां मार्केट में आ गई। तो मतलब 20,000 जो वहां के नौजवान थे उनको नौकरियां फराम हुई। ये काम, ये सोच रखना वक्त की हुकूमत की काम है। पढ़ाना लिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया लगभग 1.5 लाख हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर्स है, उनकी रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी आनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 695 रुपीज टू बी एग्जैक्ट आपका डेली रेन्यूमरेशन होना चाहिए किसी भी आदमी का। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात कितने पेमेंट पे काम कर रहे हैं? एनवाईसी आपका 2500 पे काम कर रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर आपकी 2000 रुपए पे काम कर रही है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको इंप्लीमेंट करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बरक्स आज की हुकूमत उनको 690 रुपए जो है हर दिन का नहीं देती है। दैट कम्स अप टू अराउंड 19,000 रुपीज पर मंथ। जो आज एनवाईसी 2500 कमा रहा है, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो खाली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, उस एनवाईसी की तनख्वाह 2500 से बढ़ के 20,000 रुपए हो जाती है। ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, और ये आवाज हम मुसलसल अगस्त 2022 से उठा रहे हैं। ये फर्क है मुझ में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। अब आपका सवाल था 370 के रिलेटेड। जस्ट गिव मी अ मिनट और टू टू कंप्लीट ऑन दैट। 370 हमें हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिया। हिंदुस्तान के जो फोर फादर्स थे जिन्होंने उस मुल्क को आजाद किया, चाहे इसमें गोपाला स्वामी अयंगर थे, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे। हालांकि उसमें आरएसएस के लीडर जो बाद में बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी उस पैनल में थे जब 370 हमें मिला। 370 का जेनेसिस किस में है? जो हमारा आरजी इलाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, जो हरी सिंह ने किया, जो उस वक्त के महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो आरजी इलाक किया उसके अंडर इसको फॉर्मुलेट किया गया 370 को। इट फाइंड्स इट्स जेनेसिस इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि खाली हमने प्रोविजनल एक्सेशन किया 3 डोमेन्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। 370 के अंडर हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, जुडिशियल ऑटोनॉमी थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था जम्मू कश्मीर में। हता कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन का भी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था जम्मू कश्मीर में। इसके अफेयर्स डिफरेंट बॉडीज होल्ड करती थी। यहां का हाई कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी थी किसी भी सिटीजन हो जम्मू कश्मीर के लिए। अच्छा, हमारे पास अपना आइन था, अपना झंडा था, अपना सदर रियासत था और अपना प्राइम मिनिस्टर था। शेख साहब को जब 53 में अरेस्ट किया गया, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। पहले आज नरेंद्र मोदी और उसके जैसे लोगों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, 13 बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केशव नंदा भारती का। केशव नंदा भारती बोलता है कि व्हाट इज अ सिंपल अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू टिंकरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 370 था, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर बदलना भी है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से आप 370 को नहीं हटा सकते हो या इसके क्लॉज में तरमीम नहीं कर सकते हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही सारी बातें, यही सारी टेक्निकलिटीज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था फली नरीमन साहब ने इस दुनिया फानी से गुजरने से पहले उन्होंने कश्मीरियों को ये वाजे कर ली बात कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अब आपके लीडरों को जदोजहद करनी चाहिए। मैंने खुद 370 पे कम से कम 2-3 जिरगे दिल्ली में करवाए। जितने आपकी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आपके लेफ्ट पार्टीज हो, इसी तरह आपकी द्रविड़न पार्टीज हो, डीएमके एडीएमके हो,
बाकी सारी पार्टीज को हमने बुलाया जो सेक्युलर सोच की पार्टियां हैं, जो हिंदुस्तान के आईन को बचाना चाहती है। पहले आसफा जी आपको समझना होगा, कश्मीर की आवाम को समझना होगा, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को समझना होगा, जो 5 अगस्त को हुआ वो हम पे खाली असॉल्ट नहीं था, वो हिंदुस्तान के आईन पे असॉल्ट था। अब आप मिसाल के तौर सुन लीजिए, आर्टिकल 3 को इस्तेमाल करके, आर्टिकल 3 बोलता है कि भाई कोई जो स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज या 3 यूनियन टेरिटरीज को मिला के बन सकता है, या एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी को मिला के बन सकता है। मगर पार्लियामेंट के पास वो ताकत नहीं है वो एक स्टेट को खत्म कर दे। पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर और द मैंडेट टू एक्सटिंग्विश अ स्टेट, जैसा हमारे साथ हुआ। हमारा स्टेट खाली खत्म नहीं किया गया, उसके टुकड़े किए गए और हमें यूटी बनाया गया। यह हिंदुस्तान में हुआ नहीं है कभी। अच्छा, कल को अगर दिल्ली में कोई गवर्नमेंट हो और वो बीजेपी के मुखालिफ हो तो गुजरात के भी टुकड़े होंगे। जिस तरह हमारे टुकड़े हुए, उसी तरह आर्टिकल 3 को इस्तेमाल करके गुजरात के, राजस्थान के, किसी और स्टेट के टुकड़े किए जा सकते हैं। ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए जो हमारे दोस्त थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर, महमूद पराचा उस पे लीड कर रहे थे, उन्होंने एक बॉडी बनाई, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने भी महमूद को कहा, महमूद ने कहा कि भाई 370, इसमें आप लोग कश्मीरी एक बहुत बड़े फरीक होते हो आईन हिंद को बचाने के लिए, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी की गई है 5 अगस्त को। अब हमारे लीडरान को करना क्या चाहिए था? जितने आपके साबिक कैबिनेट मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, चाहे उमर साहब हो, फारूक साहब हो, महबूबा जी हो, सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो, इनसे मैं सवाल करता हूं, आपने 370 के लिए किया क्या आज तक? मैं आपको बताता हूं इस छोटी जमात ने क्या किया 370 के लिए। मैंने मल्टीपल जिरगे जो हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए दिल्ली में 370 पे, हमने उसमें यह वाजे तौर पे बात बताई डीप स्टेट को कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा 370 पे। और जिस तरह से आपने इसकी मनसूखी की वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और हमने लोगों को टेक्निकलिटीज पे, लॉ की नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में यह प्रूव किया जो 5 अगस्त को हुआ वो गलत हुआ। और बड़े बड़े जूरिस्ट जो है आपके, चाहे फलियस नारिमन हो, चाहे आपके हिस्टोरियन थे एजी नूरानी साहब, नूरानी साहब ने भी यह कहा कि तारीख के पस मंजर में गलत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में गलत हुआ। अब हमारे को क्या करना चाहिए? किस तरह 370 वापस आएगा? किसान भाई हमारे पंजाब में है, ठीक, उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है किसी भी हाउस में, मगर 3 किसान बिल वापस हो गई। इसी तरीके से हमें एक पीसफुल एजिटेशन करनी है, पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी है, पूरे हिंदुस्तान में जाकर आरएसएस के प्रोपेगेंडा को खत्म करना है, लोगों तक ये आवाज पहुंचानी है कि 370 जो था, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा था। इसको खत्म करके आपने सबसे बड़ी तजलील जो है वो हिंदुस्तान के आईन की है, हिंदुस्तान के मुल्क की है। यह बात हमें समझानी पड़ेगी ताकि सब लोग हमारे साथ आ जाएं। और वैसे भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिहाइंड क्लोज डोर्स खुलेआम ये क्या बोले, ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम 2-3 जो हमारी नेशनल पार्टीज है बीजेपी को छोड़ के, और करीबन 20-30 जो हमारी रीजनल पार्टीज है, मेरी सबसे बात हुई, मैंने सबसे पूछा और सब लोग इस हक में हैं कि 370 कश्मीरियों को वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीरियों का यही मानना भी है नज़र मोहतरम के स्टेट हुड हमें वापस मिलना चाहिए। और कहा जाता था कि 370 जो है वो मनसूख भी हुआ है और ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। और आज इसी बारे में हम बात कर रहे थे शीबान आशाई के साथ, जो कि जेके पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे आप इंशाल्लाह आप जीते, हमारी दुआ यही रहेगी। जब आप जीतेंगे तो क्या आपका पहला कदम क्या होगा? आपका जो यूथ है, जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, बिल्कुल डेवलपमेंट हुई है, लेकिन डेवलपमेंट रोड्स की हुई है, स्मार्ट बसेस की हुई है, ना कि किसी आम आवाम की। बिल्कुल बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोज़गारों के लिए आपका क्या रोड मैप है, सिर्फ बेरोज़गारों के लिए? देखिए आसिफा जी, अल्लाह करे कि जो लोग राय हक पे है वो कामयाब हो, और हमारी हमारी आवाम भी जो है वो भी संजीदा हो जाए इन इलेक्शंस को और अपनी पॉलिटिक्स को लेके। खुदा रहा 1931 से 1929 में रीडिंग रूम पार्टी बनी, हमारे बुजुर्गों ने बनाई फतेह कदल में। फिर उनका ऑफिस मुजाहिद मंजिल था यहाँ पे जना कदल में, मेरे सहन में था, मेरा एक घर आज भी जना कदल में, मेरे आंगन से वो तहरीक चली, हमारे बुजुर्गों ने चलाई। आज भी हमारे बच्चे जो है वो अपनी तारीख के बारे में नावाकिफ है। और मुझे माफ करिएगा, हमारी आवाम 2 लाख जान के नजराने देने के बाद भी गैर संजीदा है। उनको भी देखना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 40-50 साल में क्या किया है। यह बात किसी इलेक्शन की नहीं है और वोट और मिनिस्टर बनने की नहीं है। यह हमारी इज्जत और बका का मामला है। यह हमारी पगड़ी का, हमारी इज्जत वकार का मामला है। जो हमारे साथ 5 अगस्त को हुआ, उसके बाद भी हमारे लोग जो है वो संजीदा तौर पे सियासत पे नजर नहीं रख रहे। आपको मालूम है मीडिया को किस तरह दबाया जा रहा है यहाँ 5 अगस्त के बाद।
साथ की बात बोलने नहीं दी जा रही है। आसफा जी, आप खुद शाहिद रही हैं किस तरह बुलडोजर बीजेपी वालों ने यहां छोड़े। हमारी आवाम भूल क्यों जाती है? ये बुलडोजर रोके किसने आखिर? आसमान से तो फरिश्ते नहीं आए। आज तो हम आखिरी जमाने में हैं। किसी ने सच कहा है ना कि किसने बुलडोजर किसने रोके? एक सेकंड, किसी ने सच कहा है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब आसमानों से अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। दो जगह बुलडोजर रुके, एक जगह मुजफ्फर शाह साहब ने रोका निडोस के पास, दूसरी जगह माजू नगर में रोका, वो इसी नौजवानों की पार्टी ने रोका, हमने खुद रोका। हम भूल क्यों जाते इस बात को? हम भूल क्यों जाते? जब एनकाउंटर हुआ है, इतना उस वक्त खौफ था कि लोग घरों में बात करने से डरते थे। एनकाउंटर हुए और लोगों ने ये नहीं बोला कि हमें इंसाफ चाहिए। लोगों ने कहा कि आप कम से कम हमें लाश निकाल के दे दीजिए ताकि हम कफन दफन जो है उसका इज्जत और एहतराम से कर सके। यही जहां हम आज बैठे इंटरव्यू में, यहीं से 2 किलोमीटर दूर मेन रोड पे एनकाउंटर हुआ। वो लाशें किसने निकलवाई? तब कहां थे यहाँ के लीडर? जो सो कॉल्ड लीडर आज घर घर जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा मुंह लेके जा रहे हैं वोट मांगने। ना उन्होंने कोई काम किया है। कौम जब परेशान थी 370 के बाद, जब यहाँ इतना खौफ और हिरास का माहौल था, बुलडोजर छोड़े गए हमारे पे, एनकाउंटर किए गए, अब्दुल रशीद डार की हलाकत हुई कुनन पोशपुरा में, तब कौन से कुफारा के लीडर ने उसको मदद की? वो भी तो हमने ही किया जो किया। आपके पास नटीपोरा में एक कस्टोडियल किलिंग हुई ईद के दिन, पूरे अरफे के दिन, ईद के दिन हम मॉर्जरी के बाहर थे जब तक उसकी लाश नहीं निकलवाई। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आवाम को समझनी पड़ेगी। देखिए आसिफा जी, मैं एक डिफरेंस बोलता हूं, हम में और हैदराबाद में डिफरेंस क्या है। वहां के लोग, मुझे माफ करिएगा, वो सियासी शऊर रखते हैं। अगर जब अकबरुद्दीन ओवैसी पहला इलेक्शन जीते तो वो 21 साल के थे। इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी की कोई खास अचीवमेंट नहीं है। अकबर साहब ने जो अपनी सलाहियतें दिखाई वो आवाम ने देखी और उसकी कदर की। हमने, जो बीजेपी का बुलडोजर है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जगह रुका है, एक जगह नीडोस के पास और एक जगह महजूर नगर। अब हमारी आवाम फैसला करे उनको कैसे लीडर चाहिए। वैसे लीडर चाहिए जो दिन के उजाले में कांग्रेस के साथ हो, फिर रात के अंधेरे में बीजेपी के साथ हो, या वैसे लीडर चाहिए जो बबांगे दुहल मसले कश्मीर की बात करे, आपके हकूक की बात करे। मेरे लिए ये इलेक्शन की जदोजहद नहीं है। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन चले जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी जो मुहिम है वो जारी और सारी रहेगी। मेरा सबसे बड़ा मकसद है अपनी कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करना, उनको बताना कि हमारे बुजुर्गों ने कौन सी कुर्बानियां दी इस वतन को बनाने में। एक वक्त था 1931 से पहले, जब महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी, यहां मुसलमानों का आबादी में तनासुब 90% था, मगर एजुकेशन और जॉब्स में सिर्फ हम 0.01% थे। उधर से यह तहरीक शुरू हुई है आज तक। और आज अगर किसी हद तक हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी है, आज भी दोबारा हमें वो अज़म उठाना पड़ेगा, वो अज़म लेके चलना पड़ेगा लोगों के पास। ये मत समझिए कि भाई हम किसी इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। हम घर घर जब जाते हैं सबसे पहली बात बोलते हैं। अच्छा आसिफा जी, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा, 10 साल हो गए मुझे सियासत में, आप एक जगह दिखा दीजिए मैंने लोगों से वोट मांगा हो। ये फर्क है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं मैं वोट मांगता हूं। जब भी हमारी ये 30-40 साल पुरानी पार्टियां जो है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, मुफ्ती सईद की पार्टी हो, अल्ताफ बुखारी हो, सजाद लोन हो, बाकी हो, जब भी कोई मजबूर आदमी, मुस्तहिक आदमी इनके दरवाजे पे आता था, चाहे उसको दवा खाने में कोई सिफारिश की जरूरत होती थी, पहला सवाल इनका होता था, अब याद रखना वोट डालना है हमें। हत्ता कि कोई किसी के बच्चे का, किसी गरीब के बच्चे का एडमिशन कराना हो, उसके वालिद को पहले ही बता देते थे एडमिशन कराने से पहले ही वोट हमें दे देना। सब चीजें इन्होंने वोट के साथ जोड़ दी। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को वोट मांगने से ही नफरत हो चुकी है। क्योंकि जब आप इन बच्चों का इस्तेसाल कर रहे हो, इतना कि अगर किसी को कफन खरीदने के लिए 1000 रुपए भी दिए, वहीं बोला कि नहीं वोट हमें दे देना। इसीलिए बातें हमें समझनी पड़ेगी, हमें खरे और खोटे में फर्क समझनी पड़ेगी, हमें असली लीडरशिप और ये नाम निहाल सियासतदानों में फर्क करनी पड़ेगी। हमें याद रखना होगा जब मुसीबत आती है हमारे दरवाजे पे, तब इनमें से कोई नहीं आता है। अच्छा, परसों जब इनको कागजात नामजदगी देनी थी, सभी लोग, हजारों लोगों के लश्कर लेके निकले। फारूक साहब 3-4 हजार लोग लेके निकले अपने कैंडिडेट का छानपुरा में कागजात नामजदगी भरने। अल्ताफ साहब 4-5 हजार लोग लेके निकले। भाई जब 370 हुआ तब आप कहां थे? तब आपके लोग कहां थे? अगर अगले दिन आप 4-5 हजार का लश्कर लेके निकलते तो मैं आपको लीडर समझता। जिस दिन यहां बुलडोजर आए तब आप बीजेपी के खिलाफ 4-5 हजार का मोर्चा लेके निकलते, फिर मैं आपको लीडर समझता। जब यहां हमारे एनकाउंटर हुए, इंसानी हकूक की पामाली हुई और लाशें तक वापस नहीं दी गई, अगले दिन अगर आप प्रोटेस्ट के लिए 4-5 हजार लोग लेके निकलते, मैं आपको लीडर समझता। अगर आपने ये इस जैसा कोई मंशूर आज से 40-50 साल पहले मंजर आम पे लाया होता तो मैं आपको जरूर लीडर तस्वुर करता, मगर इसमें से आपने कोई चीज नहीं की। इस वक्त आसिफा जी अवाम का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये याद रखिए, आपके पास असद ओवैसी जैसे लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि आप असद ओवैसी जैसे लोगों को जिताते नहीं है। और मैं आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आज, जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी यहां आएंगे, मैं चाहूंगा अपने यूथ जो हमारे हैं वो उनसे पूछिए कि शिबा नशाई कौन है और शिबा नशाई को वो जानते कैसे।
जब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो 25 करोड़ मुसलमानों के पेशवा है, जिस दिन वो कश्मीर आएंगे, मैं अपने यूथ से, कश्मीर सिविल सोसाइटी से पूछूंगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी से पूछे कि आप शिबा नशाई को कैसे जानते हैं और शिबा नशाई आपके सियासी टच में कब आया और किस मकसद को लेके आया। जब हम 2014 में उनसे मिले, हमने उनकी पार्टी को बोला, तब मैं सियासत में नहीं था, कि ही शुड फाइट द इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी यहां आ रही थी, हमें अपने लीडरों पे कोई एतमाद नहीं था। जब असद साहब की पार्टी यहां नहीं आई तो मजबूरन हमने ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, ताकि उस तरह की लीडरशिप, जिस तरह हमारी हैदराबाद में वो लीडरशिप, वो कयादत हम यहां पैदा कर सके, और यही हमारा बुनियादी मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिरी सवाल तो बहुत है, लेकिन चूंकि नाज़िर मोहतरम कमी है वक्त की, इतना बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर ये भी कहेंगे कि शिबान साहब, बहुत सारे हमने यहाँ पे मैनिफेस्टोज देखे, बहुत सारी पार्टीज के देखे, चाहे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही क्यों ना हो, सबने अपने मंशूर दिए हैं। लेकिन एक चीज रह गई कि मीडिया की बात किसी ने नहीं की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किसी ने नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़िर मोहतरम, ये हमारे साथ है शिबान आशाई, जो कि प्रेसिडेंट है JK पीपल्स पार्टी के, और बातचीत हमारे साथ क्या रही वो आपने भी सुनी, और इन्होंने यूथ से भी रिक्वेस्ट की कि अपने कश्मीर को अपने हाथों से खुद बचाए। बाकी देखते रहे कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। आप ना कमेंट जरूर ऐड कीजिएगा कि अगर आपने किसी गलत शख्स को वोट डाला, बाद में ये आपके लिए दरवाजे खुले छोड़ेगा? ये एक सवाल आज अपने आप से कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, या अपने आप से कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।